सभी को नमस्कार। लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे बेसिकली भौतिक भूगोल का टॉपिक अपक्षय। अपक्षय है क्या, अपक्षय कितने प्रकार का होता है, अपक्षय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसको हम दो पार्ट्स के अंदर बांटकर अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे बेसिकली अपक्षय है क्या भाई। तो अपक्षय के अंदर यदि हम देखें तो हमारी जो भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी पर जो चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों में जो टूटने और फूटने की क्रिया है, ये चट्टानों के अंदर यानी अनावरण की क्रिया है। लेकिन उस चट्टानों का अपने ही स्थान पर यदि बिखरती है तो आ जाता है अपक्षय। देख ली तीन क्रम होती है, एक तो होता है अपक्षय, अपक्षय, दूसरा होता है अपर्दन और तीसरी क्रम होती है अनाच्छादन। पर्वत, पठार, मैदान और गर्त। देखिए अपक्षय के अंदर क्या होगा, भौतिक कारक और रासायनिक कारक, दो कारक होते हैं, उनकी वजह से चट्टानें अपने ही स्थान पर फूटकर विदरित हो जाती है, तो वो तो अपक्षय है। तो मैं यूं कह सकता हूं अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है, स्थैतिक क्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है, यानी चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटकर फूटकर और जो विदरण होकर या बिखरने की जो क्रिया है वो क्या है, अपक्षय कहलाता है। और इसमें चट्टानों का क्या नहीं होता, परिवहन नहीं होता, तो वो तो आ जाता है अपक्षय। तो अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है, जैसे कोई चट्टान है और चट्टान यहाँ से यानी भौतिक कारकों की वजह से, सूर्य के ताप, दाब और वर्षा के कारण, या यूं कहें कि रासायनिक क्रिया के कारण चट्टानें यहाँ से उखड़ गई। लेकिन यदि चट्टानों का परिवहन हो जाएगा, यहाँ यदि चट्टान आ जाएगी तो वो तो कहलाएगा अपर्दन। और अपने ही स्थान पर भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से चट्टानों का टूटकर फूटकर विदरित हो जाना क्या है, अपक्षय कहलाता है। तो इस प्रकार अपर्दन क्या हो गया भाई, यानी किसी भी चट्टान का भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से टूटकर फूटकर विदरित होकर दूसरे स्थान पर परिवहन हो जाना। एक शब्द आता है परिवहन, और परिवहन ये हो सकता है वायु के द्वारा परिवहन हो सकता है, ये नदी के द्वारा हो सकता है, ये हिम नदी के द्वारा हो सकता है, समुद्री लहरों के द्वारा हो सकता है। उन कारकों की वजह से चट्टानों का टूटकर फूटकर विदरित होकर दूसरे स्थान पर यदि परिवहन हो जाएगा तो वो तो कहलाएगा अपर्दन। यदि चट्टानें अपने स्थान पर टूटकर फूटकर बिखर जाती है तो वो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। तो मैं यूं कह सकता हूं अपर्दन एक गतिशील क्रिया है, गतिशील क्रिया है। तो इसके अंदर पिछली बार इसमें प्रश्न पूछा गया अनाच्छादन क्या है। तो अनाच्छादन को हम शॉर्ट में यदि परिभाषित करना चाहें तो अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनाच्छादन कहलाती है, जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर टूट के बिखरेगी भी और चट्टानों का यानी परिवहन भी होगा। तो अनाच्छादन एक स्थैतिक तथा गतिशील प्रक्रिया का मिश्रित रूप है, जिसमें चट्टानें भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से चट्टानों का यानी अपने स्थान पर टूटेगी भी और दूसरे स्थान पर उसका बिखराव होगा। तो ऐसी जो संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनाच्छादन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो तीनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अपक्षय स्थैतिक क्रिया है, जिसके अंदर यानी चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने और अपने स्थान पर जो अनावरण होने या उसके बिखरने की क्रिया क्या कहलाती है,
अपक्षय कहलाती है। अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटकर फूटकर बिखरेगी। स्थैतिक क्रिया से क्या तात्पर्य भी चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट के फूट के यानी अपक्षित हो जाना या बिखर जाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? अपक्षय। तो उसके बाद हम दूसरी परिभाषा इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि चट्टानों का टूटकर फूटकर अपक्षित होने की क्रिया क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, जिसमें चट्टानों के अंदर विघटन तथा अपघटन की क्रिया होती है। जिस प्रकार स्पार्क्स महोदय ने अपनी परिभाषा दी है कि प्राकृतिक कारकों के द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों के भौतिक तथा रासायनिक क्रिया के द्वारा अपघटन तथा विघटन की जो क्रिया है उसको अपक्षय कहते हैं। यानी स्पार्क्स महोदय ने दो चीजें कह दी, एक तो विघटन और एक शब्द किया अपघटन। यानी स्पार्क महोदय ने मुख्य रूप से क्या है यानी अपनी परिभाषा के अंदर इस प्रकार दिया है कि प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक अथवा रासायनिक विधि के द्वारा विघटन और अपघटन को क्या कहते हैं? अपक्षय के नाम से जाना जाता है। तो जैसे देखिए विघटन आ जाता है, यानी विघटन के अंदर क्या होगा? भौतिक कारक, और भौतिक कारक में तापमान भी हो सकता है इसमें, यानी वर्षा हो सकती है जिसको हम तुषार क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको क्या तुषार क्रिया के द्वारा ना इनको मुख्य रूप से क्या है, या जल के द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटकर फूटने कर बिखरने की क्रिया है वो तो क्या कहलाती है भाई? यानी कहलाती है विघटन। यानी भौतिक क्रियाओं जिसमें तुषार है, तापमान है, जल है आदि द्वारा चट्टानों के जो ढीले पड़ने की क्रिया है वो तो क्या कहलाती है? यानी विघटन के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अपघटन। अपघटन के अंदर क्या होगा? रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया के द्वारा, और रासायनिक क्रिया के अंदर यदि हम देखें तो चट्टानों के अंदर यानी कार्बनिक गैसें विभिन्न प्रकार की चट्टानों रासायनिक क्रिया करती है। जैसे यानी लोह युक्त चट्टानों पर ऑक्सीजन क्रिया करती है, ऑक्सीडाइजेशन की क्रिया करती है। जैसे हम बाहर सर्दियों के अंदर ओस के समय लोहे की वस्तु को बाहर रख देते हैं तो लोहे की वस्तु में धीरे धीरे जंग लगने लग जाता है और धीरे धीरे उसमें यानी विघटन हो जाता है। वो एक प्रकार का क्या है? यानी रासायनिक क्रिया के द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। इस प्रकार की चट्टानें भारत के अंदर जो यानी छोटा नागपुर का पठारी भाग है या दक्षिण के अंदर कर्नाटक का पठारी भाग में लोह युक्त चट्टानें हैं, वहां रासायनिक क्रिया के द्वारा, क्योंकि वहां लोह युक्त चट्टानें पाई जाते हैं और वहां रासायनिक क्रिया के द्वारा चट्टानों का अपघटन प्रमुख रूप से क्या है? होता है। तो ऐसी क्रिया को क्या है? अपघटन की क्रिया के नाम से जाना जाता है। या ये हम बात करते हैं सिलिका युक्त शैलें हैं, उसमें जल यदि सूख लेता है फिर उसमें बिखराव की क्रिया होती है, वो भी मुख्य सिलीकरण की पृथक्करण की क्रिया के नाम से भी उसको जाना जाता है। इस प्रकार कार्बन युक्त चट्टानों के अंदर यानी चूना युक्त चट्टानों में जो वर्षा का जल उसके अंदर घोलन की क्रिया के द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है, तो वो भी एक रासायनिक यानी अपघटन की क्रिया का कारक कहलाता है। तो रासायनिक कारकों द्वारा यानी चट्टानों के कमजोर तथा ढीले पड़ने की क्रिया को यानी क्या कहते हैं? अपघटन, या इसको हम वियोजन की क्रिया के नाम से भी क्या है? जाना जाता है। तो इस प्रकार स्पार्क्स ने यानी अपक्षय को किस प्रकार परिभाषित कर दिया? प्राकृतिक कारकों के द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों के भौतिक तथा रासायनिक विधि के द्वारा विघटन तथा अपघटन होता है, उसे क्या कहते हैं? अपक्षय के नाम से जाना जाता है। देखिए भौतिक कारकों के द्वारा, जैसे कि यहाँ दिखाया गया तापमान के द्वारा चट्टानों का अपक्षय, यानी क्या होता है? यानी शुष्क के मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर चट्टानें दिन में फैलती है, रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ती है।
जिसके कारण चट्टानों में यानी छोटे छोटे ब्लॉक पड़ जाते हैं, जिसको कहते हैं पिंड विच्छेदन के नाम से जाना जाता है। तो दाब के कारण चट्टानों में जो पिंड विच्छेदन एक प्रकार का भौतिक अपक्षय है। इसी प्रकार यानी चट्टानें जब मिश्रित प्रकार की होती है, यानी कई खनिज पदार्थ मिले होते हैं, तो उसकी संगठन क्षमता यानी मजबूत नहीं होती, तो उसमें ऊपरी चट्टान पर जब तापमान फैलती है, सिकुड़ती है, तो ऊपरी पपड़ी के रूप में मुख्य रूप से हटना प्रारंभ होती है। जैसे प्याज का छिलका उतारते हैं, उसी तरीके से चट्टान की पतली पतली परत आपस में उधड़ती रहती है। तो ऐसी क्रिया को यानी अपचक्लन या पलवीकरण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। ये भी भौतिक अपक्षय का एक प्रमुख कारक माना जाता है। हालांकि जब अपक्षय के हम प्रकारों में इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आता है अपक्षय को परिभाषित कर लिया, अब हम देखेंगे बेसिकली यानी अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उसमें देखें तो प्रमुख रूप से 3-4 कारक हैं जो अपक्षय को प्रमुख रूप से क्या करते हैं भाई, प्रभावित करते हैं। तो उनका भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 तो आता है कि चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की प्रकृति एवं संगठन कैसा है उसका, यानी चट्टानों का संगठन कैसा है या उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। यदि चट्टानें कठोर होगी, आग्नेय चट्टानें होगी, तो उसमें सीधी सी बात है वर्षा का जल नहीं जाएगा, तो उसके अंदर यानी चट्टानों का अपक्षय देरी से होगा और उसमें भी भौतिक अपक्षय ज्यादा क्रियाशील इसके अंदर होगा। यदि चट्टानें थोड़ी मिश्रित प्रवृत्ति की है, जैसे चूना है या डोलोमाइट है, उसका अपक्षय है वो थोड़ा मध्यम दर्जे का होगा। यदि मिट्टी की संगठन क्षमता कमजोर है, जैसे चिक्का मिट्टी है या यूं कहें जलोढ़ मिट्टी, या जहां संगठन क्षमता मिट्टी की कमजोर होती है, वहां अपक्षय यथाशीघ्र हो जाता है। तो यानी चट्टान यदि कठोर प्रवृत्ति की है, अपक्षय की क्रिया कम होगी। मध्यम दर्जे की है तो मध्यम प्रवृत्ति का अपक्षय होगा। यदि कमजोर है तो उसका तीव्र गति से अपक्षय प्रमुख रूप से क्या है, होता है। तो नंबर 1 आ जाता है कि उस चट्टान की प्रकृति कैसी है, उसकी संगठन कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। यदि उसमें मिश्रित प्रवृत्ति की है, संगठन क्षमता मजबूत है, तो यानी अपक्षय की क्रिया कम होगी। तो इस प्रकार नंबर 1 आ जाता है ये, यानी चट्टानों की प्रकृति संगठन। दूसरा आता है स्थल का ढाल कैसा है, यानी स्थल का ढाल का स्वभाव भी कह सकते हैं, या स्थल का ढाल कैसा है। यदि किसी क्षेत्र का ढाल तीव्र है तो अपक्षय तीव्र गति से होगा। यदि थोड़ा स्लो ढाल वाला है तो अपक्षय मंदवर्ती का होगा। यदि ये क्षेत्र सपाटी मैदानी भाग है तो यहाँ अपक्षय यानी अपक्षित हो जाएगी और मलबा परिवहन नहीं होगा, तो नीचे वाली जो चट्टान है वो क्या रहेगी, उससे सुरक्षित रहेगी, जिसके कारण निचली चट्टान का अपक्षय है वो कम हो पाता है। तो इस प्रकार यदि पर्वतीय क्षेत्र है वहां अपक्षय की क्रिया से स्वाभाविक सी बात तीव्र है, क्योंकि ढाल जैसे मलबा अपक्षित हो गया वहां से परिवहन हो जाएगा। यदि मलबा मंद ढाल वाला है, जैसे पठारी भाग है, उसमें धीरे धीरे खिसकता है, जिसके कारण चट्टानों निचले वाली चट्टान का अपक्षय मंद गति से होता है। यदि मैदानी भाग है तो वह अपक्षय बहुत ही कम प्रमुख रूप से क्या है, होता है। तो स्थल का ढाल एवं स्वभाव भी यानी अपक्षय को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा यदि हम देखते हैं जलवायु में विभिन्नता,
यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जलवायु के अंदर अपक्षय की क्रिया प्रभावित होती है। यदि जिन क्षेत्रों के अंदर यानी मिट्टी की संगठन क्षमता कमजोर होगी या यूं कहें जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर भौतिक अपक्षय की क्रिया ज्यादा होगी, वहां अपक्षयीकरण या पिंड विच्छेदन की क्रिया ज्यादा होगी। यदि जहां वर्षा की मात्रा अधिक होती है वहां यानी मिट्टी की संगठन क्षमता मजबूत होती है, लेकिन वहां पर विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं या वर्षा के जल के कारण भूलीकरण के कारण रासायनिक अपक्षय की क्रिया उस क्षेत्र में अधिक देखने को प्रमुख रूप से क्या है मिलती है। तो इस प्रकार यानी जो विषुवतीय क्षेत्र है या मैं बात करता हूँ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, वहीं बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां भौतिक अपक्षय की क्रिया अधिक देखने को मिलती है। जैसे भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो उसके अंदर भौतिक अपक्षय की क्रिया अधिक देखने को उसके अंदर मिलती है। तुषार के कारण, पाला के कारण मुख्य रूप से चट्टानों का अपघटन होता है। जहां वनस्पति संघन मिलती है वहां पर जीव में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वो यानी जैविक अपक्षय उस क्षेत्र में अधिक देखने को प्रमुख रूप से क्या है मिलता है। तो इस प्रकार यानी जलवायु में विभिन्नता के आधार पर भी अपक्षय प्रमुख रूप से क्या है प्रभावित होता है। इसके अलावा हम देखना चाहें जो वनस्पति पाई जाती है तो वनस्पति का प्रभाव भी अपक्षय पर रहता है। वनस्पति का प्रभाव देखिए हमारे पश्चिमी राजस्थान के थार के मरुस्थल में जहां हम हैं उस क्षेत्र के अंदर वनस्पति का अभाव पाया जाता है और सीधी सी बात अभाव मिलेगा तो वहां भौतिक कारक ज्यादा सक्रियशील होते हैं। वर्षा वैसे ही कम होती है, पशुचारण की क्रिया उस क्षेत्र में ज्यादा होती है जिसके कारण यहाँ की जो चट्टानें असंगठित होती है और असंगठित होगी तो वहां भौतिक अपक्षय की क्रिया बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। दूसरा उस क्षेत्र के अंदर मिट्टी की संगठन क्षमता कमजोर होगी क्योंकि जीवाश्म हुमस की मात्रा उस क्षेत्र में यानी कम मिलेगी तो उस क्षेत्र में भौतिक अपक्षय की क्रिया ज्यादा। वर्षा कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ रासायनिक अपक्षय की क्रिया कम देखने को मिलती है। वहीं वनस्पति एक तरफ तो यानी मिट्टी को संगठन क्षमता को मजबूत बनाती है, दूसरी तरफ भी वो क्या करती है अपक्षय के अंदर भी योगदान भी देती है। जैसे ढालू भूमि के ऊपर कोई पेड़ उग गया और उसकी जड़ें जब नीचे जाएगी तो यहाँ दरार आ जाती है और दरार आकर चट्टानों के अंदर अपक्षय की क्रिया प्रमुख रूप से क्या है प्रारंभ हो जाती है। तो वनस्पति यानी मिट्टी को संगठन बनाए रखने में भी योगदान देती है और अपक्षित करने में भी योगदान देती है और जिन क्षेत्र में सघन वनस्पति मिलेगी वहां यानी अपक्षय की क्रिया कम होती है और जहां वनस्पति का अभाव पाया जाता है वहां अपक्षय की क्रिया तीव्र गति से देखने को मिलती है। तो ये चार कारक हैं जो अपक्षय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा मानवीय क्रियाएं मानव भी अपक्षय करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, चाहे वो बांधों के निर्माण, पुलों के निर्माण, सड़कों के निर्माण के लिए चट्टानों का एक स्थान से दूसरे चट्टानों को हटाता है या विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों के निर्माण में भी चट्टानों का क्षय करता है। खानों से विभिन्न प्रकार के खनिज निकालता है तो उससे भी चट्टानें खोखली हो जाती है, वहां अपक्षय की क्रिया तीव्र गति से प्रमुख रूप से क्या है संपन्न होती है। तो ये आ जाता है अपक्षय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। इसके बाद थोड़ा सा आज के टॉपिक के अंदर हम देख लेते हैं अपक्षय के प्रकार के बारे में। हालांकि इसका विस्तार से अध्ययन कल के टॉपिक के अंदर करेंगे। तो अपक्षय के अंदर देखें तो अपक्षय में भाग लेने वाले जो कारक हैं, अपक्षय में 3 प्रकार के कारक भाग लेते हैं। एक तो हम बात करते हैं भौतिक कारक और भौतिक कारक में हमने बात किया यानी 3-4 प्रकार के कारक होते हैं। सूर्य ताप होता है, पाला होता है, तुषार की क्रिया प्रमुख रूप से होती है। तो यानी अपक्षय के यदि हम बात करते हैं प्रकार की, अपक्षय के प्रकार, तो अपक्षय के प्रकार के अंदर यदि हम देखना चाहें तो हम प्रमुख रूप से 3 यानी कारक अपक्षय में योगदान देते हैं।
जिसके अंदर एक यदि हम बात करते हैं तो भौतिक कारक या जिसको हम यांत्रिक कारक के नाम से जानते हैं, दूसरा रासायनिक यानी जो कारक होते हैं तो रासायनिक अपक्षय, और तीसरा जैविकी अपक्षय। तो अपक्षय को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। नंबर एक तो आता है भौतिक अपक्षय या इसको कहते हैं यांत्रिक अपक्षय। दूसरा आ जाता है रासायनिक अपक्षय। दूसरा कौन सा आ गया? रासायनिक अपक्षय इसके अंदर आ जाता है। और तीसरे वर्ग में हम यानी प्राणी वर्गीय अपक्षय शामिल करें। प्राणी वर्गीय अपक्षय या इसको जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय के रूप में भी परिभाषित, तो तीन वर्गों में परिभाषित कर सकते हैं। तो भौतिक अपक्षय के अंदर यदि हम देखते हैं यानी भौतिक कारकों की वजह से चट्टानों का टूटकर फूटकर विकृत होना यानी क्या कहलाता है? भौतिक अपक्षय है। तो भौतिक अपक्षय के अंदर यदि हम बात करते हैं तो यानी सूर्य का ताप है, यानी सूर्य ताप के द्वारा चट्टानें दिन में फैलती है, रात में सिकुड़ती है, जिसके कारण चट्टानों का पिंड विच्छेदन है वो यानी सूर्य ताप की क्रिया के द्वारा चट्टानों का अपक्षय कहलाता है। इसके अलावा दूसरा अपक्षय यदि हम देखना चाहें तो आ जाती है यानी अपशक्लन या जिसको पलवीकरण के नाम से भी जाना जाता है, यानी जब असंगठित प्रकार की चट्टानें होती है मिश्रित प्रकार के खनिजों की, तो उसमें यानी चट्टानों के अंदर अलग अलग परतें होती है। तो जब सूर्य का ताप पड़ता है तो ऊपर वाली चट्टान तक ताप सीमित रह जाता है, तो वो चट्टानें यथाशीघ्र फैलती है और सिकुड़ती है, जिसके कारण चट्टानों को प्याज के जो यानी परत होती है, प्याज के छिलकों की तरह यानी चट्टानों के जो उधड़ने की क्रिया है जिसको हम पलवीकरण या अपशक्लन के नाम से जाना जाता है, यानी पतली पतली परत यहाँ से उधड़ना प्रारंभ हो जाती है, ये क्रिया अपशक्लन की क्रिया के नाम से जाना जाता है। तीसरा यदि हम बात करते हैं यानी जो तुषार की क्रिया के द्वारा, तुषार में क्या होता है जब यानी पथरीले क्षेत्रों के अंदर आप देखते हैं, पथरीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब दिन में तापमान बढ़ता है, जब अचानक उसमें वर्षा होती है तो उसमें चट्टानों में चटक चटक की आवाज आती है, चट्टानें टूटती हैं, तो वो चट्टानें यानी तुषार की क्रिया के द्वारा चट्टानों का अपक्षय के नाम से भी मुख्य रूप से क्या है जाना जाता है, जिससे यानी ये क्रिया प्रमुख रूप से यानी शुष्क क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा चौथा यदि हम देखें सूर्य ताप अपशक्लन तुषार पाला की क्रिया के द्वारा, पाला यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या जहां मुख्य रूप से ओस धुंध कोहरा आता है वहां क्या होता है यानी शीतकाल में अपने भी आता है, तो उसमें चट्टानें क्या होती है यानी चट्टानों के अंदर यानी दिन के अंदर रहता है यानी वो जल उसके अंदर समा जाता है और रात का तापमान माइनस में चला जाता है, तो जिससे क्या होगा यानी देखिए जैसे ये कोई चट्टान है, इसमें ये कोई यानी इस तरीके का कोई दरार है और दरार में क्या हो जाता है दिन में जल भर जाता है और रात में जब इस चट्टान के अंदर ये बर्फ में परिवर्तित होगी तो ये वाला जो शेप है इसका आकार है क्योंकि बर्फ जल की अपेक्षा अधिक स्थान घेरती है, तो ये जो क्षेत्र होता है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है और जिससे चट्टानें फैलती है सिकुड़ती है, जिसे पाला की क्रिया के द्वारा चट्टानों का टूटना कहलाता है, वो एक भौतिक अपक्षय का कारक है। तो सूर्यताप अपशक्लन तुषार पाला की क्रिया के द्वारा चट्टानों का अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया भौतिक अपक्षय है, या इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं भौतिक कारकों की वजह से चट्टानों का अपने स्थान पर टूटकर फूटकर विकृत होने की क्रिया अपक्षय के नाम से जानी जाती है। रासायनिक अपक्षय क्या है भाई? रासायनिक अपक्षय में रासायनिक कारकों की वजह से चट्टानों का अपघटित होकर अपने आसपास बिखर जाना या
रासायनिक कारकों की वजह से चट्टानों का अपने स्थान पर यानी टूटकर फूटकर जो बिखरने की क्रिया है वो रासायनिक अपक्षय कहलाता है। तो रासायनिक अपक्षय को वे मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो नंबर मुख्य रूप से इसके अंदर आता ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा, यानी मैंने बताया लोह युक्त चट्टानें हैं, शीतकाल में जब ओस पड़ती है तो लोह युक्त चट्टानों पर यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीडाइजेशन की क्रिया करती है, ऑक्सीजन गैस, और उससे चट्टानों का प्रमुख रूप से क्या होता है, अपक्षय होता है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं कार्बन यानी जो प्रमुख रूप से क्या होता है, चूना पत्थर होता है, डोलोमाइट होता है, उसमें जब यानी वर्षा का जल रासायनिक क्रिया करता है तो उसमें घोलीकरण की क्रिया के द्वारा अलग हो जाती है और चट्टानें वहां बिखर जाती है, तो वो कार्बोनेटीकरण की क्रिया के द्वारा। इसी प्रकार हाइड्रोजन सिलिका इन चट्टानों में जल क्या होता है, उसमें सोख लेता है, चट्टान का आयतन बढ़ जाता है और वायु हवा सूर्यताप जब लगता है तो चट्टानें भुरभुरे होकर बिखरना प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम ऑक्सीकरण की क्रिया या जल योजन की क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा अपक्षय आ जाता है प्राणी वर्गीय अपक्षय। तो प्राणी वर्गीय अपक्षय को हम प्रमुख रूप से क्या है, यानी जीव जंतु वनस्पति और मानव क्रिया के द्वारा चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटकर फूटकर बिखरने की जो क्रिया है वो क्या है, प्राणी वर्गीय अपक्षय कहलाता है। और प्राणी वर्गीय अपक्षय के अंदर यानी एक तो आ जाता है जीव जंतु, दूसरा आ जाता है पादप जिसको हम वनस्पति कहते हैं, तीसरा आता है मानव। जीव जंतु क्या करते हैं, यानी विचरण करते हैं, तो उनके खुरों से भी मुख्य रूप से क्या है, यानी चट्टानें बिखर जाती है, ढीली हो जाती है, या पशु घास फूस चरते हैं तो उससे भी क्या चट्टानें वहां से उखड़ जाती है, जिससे चट्टानों का अपक्षय होता है। या प्रमुख रूप से यानी कई जीव जंतु जो बेहरी जीव है, जिसमें कई जीव जैसे लोमड़ी है, सियार है, गीदड़ है, लकड़बंगा, ये भूमि में अपना बिल बनाते हैं और बिल बनाने के लिए यानी मिट्टी को यानी वहां से ढीला कर देते हैं, असंगठित करते हैं, और उसमें जिससे क्या है, किसान का मित्र केंचुआ मिट्टी को ऊपर से नीचे करता रहता है, दीमक है, चींटियां हैं, वो चट्टानों को वहां से बिखेरती रहती है, जिससे चट्टानें अपक्षित हो जाती है। तो वो तो जीव जंतु या जैविक अपक्षय। पादप क्या करते हैं, पेड़ पौधे, मैंने बताया यदि ढालू भूमि पर पेड़ पौधा उग जाता है तो वहां क्या होता है, चट्टानें उस क्षेत्र में जड़ फैलेगी तो बिखर जाएगी, चट्टानें वहां से हट जाएगी। लेकिन वनस्पति जहां यदि मैदानी भागों में उगती है तो वो संगठन रखने में भी योगदान देती है। तो और पादप के यानी पेड़ पौधों में कई जीव पाए जाते हैं, राइबोजियम जैसे जीव, वो भी यानी रासायनिक क्रिया उसके अंदर करते हैं पौधे को यानी आवश्यक पोषक तत्व खनिज प्रदान करने के लिए, उससे भी यानी चट्टानों का अपक्षय होता है। इसके अलावा मानव, और मानव ने तो क्या है, आधुनिक युग के अंदर उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण यानी विभिन्न प्रकार के भूदृश्यों के निर्माण, पुलों, बांधों, सड़कों और विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के लिए यानी माइन से खनिज निकालता है, या मुख्य रूप से पुलों के निर्माण, बांधों के निर्माण, सड़कों के निर्माण, भवनों के निर्माण के लिए यानी वहां से चट्टानों का विघटन करता, अपक्षित करता, जिससे यानी सबसे बड़ा योगदान है प्राणी वर्गीय अपक्षय में मानव का। और मानव ने पृथ्वी के अंदर यानी अपक्षय करने में, अपरदन करने में, अनाच्छादन करने में इनका सर्वाधिक योगदान है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने देखा अपक्षय बेसिकली है क्या, अपक्षय के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और अपक्षय कितने प्रकार का होता है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त।